नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में और चरखी दादरी में उपस्थित हैं। तो आपको पता ही है हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं जो बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं और किसान हैं और सांगवान खाप के प्रधान भी हैं और निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। और सोमवीर सांगवान के बारे में एक बात प्रचलित भी है और प्रचलित हम काफ़ी वर्षों से देखते आते हैं, क्योंकि ये जो सत्य है वो बताने का हमारा कर्तव्य बनता है। ये ऐसे नेता हैं हरियाणा प्रदेश के जो आप 24 घंटे बातचीत कर लीजिए, ये फ्रेश मूड में होते हैं। इनमें कोई ऐसी कोई बुराई ना, तो ये ऐसा कोई पदार्थ है या ऐसा कोई अल्कोहल या ऐसी कोई नेता की इसमें वो खासियत नहीं है कि ये बात करें। तो कई बार अक्सर बातचीत कर लेते हैं, तो रात को 10 बजे बाद बात करना अलाउड नहीं होता है नेताओं के साथ अक्सर, लेकिन ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और अक्सर ये सुबह जब घर से निकलते हैं तो 100 रुपये जेब में डाल के निकलते हैं। हमने अक्सर पूछा है जी इनका क्या करेंगे, तो जहाँ भी बहन बेटी मिलती है सर पुचकार के उनको 100 रुपये देना साधु संतों को। इनके विचार भी सात्विक हैं, क्योंकि सोमवीर सांगवान बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और एक सात्विक विचारों के व्यक्ति भी हैं और सांगवान खाप के कई वर्षों से प्रधान बने आ रहे हैं। तो इसमें कोई चाटुकारा नहीं है या कोई लिपापोती नहीं है, कोई मस्का नहीं है, क्योंकि जो बात होती है वो निकल के आती है तो हमारे बताने का फ़र्ज़ भी होता है। तो ख़ास बातचीत में आज कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे तो कई मुद्दे आपके भी हैं, वो भी हम सुलझाने की कोशिश करेंगे इनके माध्यम से। सोमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्नालाल जी, 24 चैनल का तमाम दर्शकों को, तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सांगवान साहब, पहले तो चरखी दादरी की लेके बातचीत करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है अधिकारी समय पे मिलते नहीं, मिलते तो काम करते नहीं, लोगों को टरकाते रहते हैं। हमारे विधायक हैं सोमवीर सांगवान, पहले तो चलो आप कहते थे हम सरकार में नहीं हैं, अब सारा मैटर ख़त्म हो गया और आप आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बड़े खासम खास नज़र आते हैं। क्योंकि अक्सर सभा होती है हरियाणा में, हम भी वहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे लुहारू हो, चाहे चरखी दादरी हो, चाहे महम हो, चाहे रोहतक में हो। अक्सर आप उनके स्टेज पे उनके बगल में और उनके हेलीकॉप्टर में बैठे नज़र आते हैं। तो आज ये भी नहीं कह सकते कि हम क्या कहें, अधिकारी मानते नहीं हैं। तो जनता जनार्दन कहीं न कहीं दुखी पस्त है। लोगों का समय पे काम करें, समय पे ऑफिस में आएँ, लोगों को दुखी ना करें। तो इस तरीके से क्या योजना बनाई है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। लोग और अधिकारी को क्या कहना चाहिए? ऐसे मुन्नालाल जी, जनता आशा ज़्यादा है सरकार से भी, अधिकारियों से और ख़ासकर मेरे से भी, कि लोगों ने मेरे को निर्दलीय सुना। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने निष्ठावान ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं और भाइयों की सेवा करके मैं उस एहसान को उतारने की कोशिश करूं। ये दुर्भाग्य था दादरी का, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, बहुत से मंत्री संतरी मुख्यमंत्री तक यहाँ हुए, लेकिन जो दादरी की व्यवस्था जो सुधरनी चाहिए थी वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करी गई। चरखी दादरी एक बड़ा गाँव के रूप में रहा, यहाँ एक शहर नामी कोई चीज़ नहीं थी। मैं किसी प्रकार की कोई आप जो कह रहे हो मैं वो भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आदमी काम करे उसके एहसान को भी मानना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 में जो 30-35 साल की जो डिमांड थी लोगों की दादरी को जिला बने की, जींद रियासत में भी ये दादरी ज़िला होता था। उसके बाद देश आज़ाद हो गया, उसके बाद इसको तहसील बनाया गया और 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दादरी को जिला बनाया। उस टाइम पिछली विधानसभा के चुनाव में मैं हार गया था, लेकिन उस रैली का संयोजक मैं था जिसमें जिला बनाया गया। उसके बाद 2019 में जब सरकार का समर्थन कराया, उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को एक शहर का रूप, एक बेहतरीन जिला बनाने में बहुत सी समस्याएँ यहाँ मुँह बाए खड़ी थी, उस समस्या का समाधान किया। जैसे कि यहाँ 1964 के बाद में आज तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद सरकारी कॉलेज नहीं था। पिछले सेशन में माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को कॉलेज की सौगात दी, नर्सिंग कॉलेज दिया। उसके बाद इसी सेशन के अंदर दादरी को मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज बने तो दादरी में घोषणा हुई।
और सीवरेज पानी की समस्या दादरी की बहुत बड़ी विकराल रूप। यहाँ बारिश होते ही साथ कई कई दिन तक पानी भरता रहता था। अब की बार कम से कम 2-3 घंटे में वो पानी बाहर भी निकल गया। और उसका परमानेंट समाधान के लिए 76 करोड़ रुपया माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी के सेवर और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 76 करोड़ रुपये मंजूर हो रहे हैं। वो अभी जल्दी एस्टिमेट बन के जा रहे हैं और जल्दी ये 2 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो जो लोगों की आशा थी कि दादरी के शहर का सेवर का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तीनों चीज़ों की समस्या का समाधान पिछले कोरोना के काल के दौरान भी माननीय मनोहर लाल जी ने 40 करोड़ रुपया यहाँ के पानी की निकासी के लिए, जो ड्रेन नंबर 8 में 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दब की जाएगी, लगभग काम पूरा हो सकेगा। 5-10% बचा हुआ है, वो 5-10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। रही अधिकारियों की बात, मैं नहीं समझता जो कहते हैं कि भाई अधिकारी टाइम पर नहीं आते या अधिकारी काहे नहीं मानते, फ़ोन नहीं उठाते। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा फ़ोन करता हूँ, चाहे कोई अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, रिगार्ड करते हैं और उस समस्या का समाधान, कोई जुल्म होता है, कोई गलत होता है तो मैं ठोक के उसकी पैरवी भी करता हूँ और उसके एक्शन भी होता है उसके खिलाफ। तो संगवान साहब, एक मुद्दे की और बात करें। रोहनाथ गांव है और वो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो गुलाम था, उसकी ज़मीन अंग्रेज़ों ने सारी बेच दी गई थी। 3 वहाँ पे लोग थे, उन्होंने 13 अंग्रेज़ अधिकारियों को मार दिया था। उसके बाद वो पूरा गांव उन्होंने अंग्रेज़ों ने काट पीट के तोपों से उड़ा के और वो सारी ज़मीन 60 लोगों को दे दी गई थी। और वहाँ पे एक शहादत हो चुकी है और बॉडी वहाँ रखी है संदूक में बंद पिछले 10 दिन से। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है या तो वो वापस दिलवाई जाए। उनकी बड़ी आस है आपकी सरकार से, आप लोगों से। आप सांगवान खाप के प्रधान हैं, जी हम विधायक के तौर पे बात नहीं कर रहे हैं, विधायक के तौर पे बात होगी वो अलग होगी, लेकिन फिलहाल हम सांगवान खाप के प्रधान के नाते आपसे बातचीत पूछना चाहते हैं। क्या उन गांव के लोगों को शान से जीने का हक नहीं है? क्या आप सांगवान खाप के नाते क्या कहेंगे उन गांव के लोगों को? क्या आप भी वहां जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, देखेंगे? तो किस तरीके से काफ़ी विकट समस्या है उनके पास। सिर्फ 13 एकड़ ज़मीन छोड़ी गई थी, एक तालाब, एक ट्यूबवेल, कुछ बड़ के पेड़ थे और वो भी जाते जाते ये लिख के गए थे यहाँ की जो सूखी लकड़ियाँ हैं 13 एकड़ में वो भी ये नहीं बेच पाएंगे। अन्य जो लोगों ने ज़मीन खरीदी है 60 लोगों ने इस गाँव की, वो ही उनका हक है। तो अब वो काफ़ी दिन से फाइट करते आ रहे हैं। कई सरकारें आई चली गई, किसी सरकार ने नहीं सुना, लेकिन अब आपकी सरकार से आस है। तो आप खाप के प्रधान होने के नाते क्या कुछ उन लोगों का दर्द बात? ऐसा है, जब अंग्रेज सरकार ने जुल्म ढाए और एक पूरे गांव की ज़मीन को बेचने का जो काम किया, उनका अधिकार को छीनने का काम किया, क्योंकि उन्होंने जो कोई अंग्रेज अधिकारी था जुल्म कराया तो उसका मर्डर कराया या कोई किसी प्रकार की यातनाएं दी होंगी, तो अंग्रेज़ों ने उस अपने जो हट धार्मिकता थे या जुल्म कह सकते हैं उसका उन्होंने सदुपयोग कराया और ये गलत होया। उस गांव को न्याय मिलना चाहिए था। देश आज़ाद होते ही साथ सबसे पहले उनकी जो समस्या थी उसका समाधान होना चाहिए। ऐसे जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने उसको ध्यान देना चाहिए। और अगर मेरे संज्ञान में पहली बार ये बात आई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में अपनी तरफ से बात रखूँगा। एज ए प्रधान खाप का एक सामाजिक पंचायतें होने के नाते पंचायतों के माध्यम से भी इस बात की समस्या का समाधान के लिए पूरी मैं कोशिश करूँगा और माननीय मनोहर लाल जी का नोटिस में लाके इस समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, यहाँ पे लोगों की समस्या काफ़ी, जैसे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने काफ़ी बड़े बड़े एक वो अपने क्षेत्र में कृषि को लेकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हर गांव में लगभग को लगाने की कोशिश की हैं। तो आने वाले समय में दादरी के लिए कोई ऐसी बड़ी सौगात कोई कृषि के अंदर है या कोई ऐसा कोई बड़ा एक जिसमें लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ हरियाणा के सब लोग यहाँ देखने के लिए सीखने के लिए वहाँ पे आए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं? कुछ ऐसा ऐसा है मनोहर लाल जी, यहाँ 203 एकड़ ज़मीन है। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 203 एकड़ जो पहले सीमेंट फैक्ट्री होती थी वो ज़मीन पेंडिंग है। माननीय मनोहर लाल जी से भी विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था कि यहाँ HISDC के थ्रू या कोई कॉमर्शियल सिस्टम यहाँ कराया जाए, क्योंकि चारों तरफ बढ़िया कनेक्टिविटी होने के कारण, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, चाहे 152 हो, 434 हो, चाहे जितने भी 3-4 हाईवे दादरी से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ गारंटी के साथ कह सकता हूं, गुड़गांव के बाद में सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई जिला बनेगा तो दादरी बनेगा आने वाले टाइम में। और उसमें जहाँ रोज़गार की बात है, रोज़गार भी मुहैया होंगे। और कोई जिस प्रकार जेपी दलाल जी ने वहाँ लोहारू के अंदर जो बनाए हैं, जो बागवानी के से संबंधित है, वो एक छोटे प्रोजेक्ट हैं
वो किसान को प्रोत्साहन का केंद्र है। लेकिन जो रोज़गार की बात है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा कारखाना, उसी से मिलता है। तो ये 203 एकड़ ज़मीन जो है इसके अंदर कोई ना कोई सरकार से अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि उसके अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाके जहाँ अच्छा कोई बड़ा लेवल पे कोई लोगों को रोज़गार मुहैया हो, किसी भी प्रकार को सेक्टर डेवलप हो औद्योगिक सिस्टम से, तो आने वाले टाइम में उम्मीद करो कि बेहतरीन होगा। तो आने वाले समय चरखी दादरी के ज़िले के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि जो CCI सीमेंट फैक्ट्री पूर्व की सरकारों ने बंद कर दी गई थी, 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है ये, और वहाँ क्राइम होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है और गहरे पेड़ों से, घास फूस से वो एकदम पटा पड़ा है पूरा क्षेत्र। तो वहाँ भी कुछ न कुछ बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आने वाला है, और वो खाका सोमवीर सांगवान कह रहे कि तैयार कर लिया है, और मुख्यमंत्री से कह के कोई न कोई औद्योगिक क्षेत्र जिससे ज़िले के साथ साथ हज़ारों लोग वहाँ पे अपना रोज़गार कर पाएंगे। तो जी कुछ अभी 2 साल मान 3 साल आपकी सरकार को पूरे हो चुके हैं, लगभग 5 महीने पहले चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं, तो पूरा काम के लिए लगा लीजिए 1.5 साल या फिर 1.5 साल की बजाय पूरी 2 साल लास्ट लगा लीजिए, आपके पास इतना समय बचा है, तो क्या पूरा सिस्टम आपका ये कवर हो जाएगा? ऐसा है कि ये सरकार के नीयत और नीयत पर डिपेंड करता है। माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को जो पिछली 8 जुलाई को जो रैली थी उसमें दादरी को 1100 करोड़ की सौगात दी, उस पर अभी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जब 1100 करोड़ रुपया इतनी छोटी डिस्ट्रिक्ट में लगेगा तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक लोगों को रिजल्ट दिखाई भी देगा। रही कहानी टाइम कितना बच गया, 2 साल बच गए, मैं इस बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता। हमने हमारा कर्तव्य है जो अपने ईमानदारी के साथ अपना काम करना, हम अपने सजग बन के जो ड्यूटी है उसका निर्वाह करना, जनता की लड़ाई लड़ना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, गरीब की मदद करना। उसके बाद में टाइम कितना बचता है, मैं इसकी बात को, अगर किसी के दिमाग में ये हो कि टाइम इतना बच गया उतना बच गया, अगर हम कर्म ठीक करते हैं, मैं नहीं समझता कोई टाइम कोई लिमिट कोई होती है कि 2 महीने बच गए 4 महीने में। हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, उसी में किसी प्रकार कोई चिंता नहीं। सांगवान साहब एक बात और कर लेते हैं, सोनाली फोगाट का मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है, आपकी बीजेपी की नेत्री थी वो, और उधमपुर से चुनाव भी लड़े थे, तो उसको लेके बातचीत करें तो बात जैसे पूरी चर्चा है उनकी डेथ आत्महत्या नहीं, उसमें कुछ मिला के उसको मारा गया है, इस तरीके से कई खुलासे हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनके बहन ने भी, उसकी जो माता पिता थे उन्होंने भी सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि उसको अंदेशा बनाया था, मुझे खाने में बना के कुछ खिलाएंगे या मेरे को मार सकते हैं, उसकी बहन ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। तो क्या लगता है बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा होगा या फिर ये सारा सिस्टम दब के रह जाएगा कहीं ना कहीं? ऐसा है, ये बहुत दुखद घटना है। एक नौजवान हिंदुस्तान का नुकसान है इसमें। वो बीजेपी की नेत्री थी, एक्टर्स थी, लेकिन उन्होंने आँख मीच के किसी के ऊपर भरोसा किया। आदमी ने सोच समझ के चलना चाहिए, उसका अंधविश्वास करके मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो तो अभी पुलिस इंक्वायरी के बाद आएगा अभी मामला क्या था, लेकिन इतना विश्वास करने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं है, किसी थर्ड पर्सनों के साथ जाके वहाँ पे किसी पार्टी में शामिल होना, इतना बड़ा भरोसा करे तो कहीं ना कहीं आदमी मार खा जाता है। और मैं समझता हूँ कि एक नारी के साथ अगर किसी भी प्रकार की घटना, उन्होंने कोई नशीला पदार्थ खिला के या कोई जहर खिला के डेथ करी है, तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए और उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके सख्त से सख्त दिलाने का काम सरकार ने भी करना चाहिए। सांगवान साहब, विकट समस्या और बनी है, जब से आपकी सरकार आई 8 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, तो पूर्व की सरकारों ने पता नहीं वो मुद्दे उठाए नहीं लोगों ने, या फिर वो सरकारों ने उठाए तो उन्हें किए नहीं या उन्हें अनदेखा कर दिया। जो जटिल मुद्दे हैं पुराने से पुराने 70 साल के, वो लोग अब लेके आ रहे हैं आपकी सरकार में, और कहीं ना उनको आस भी है फलाना मुद्दा सॉर्ट आउट होगा, सरकार ने कर दिया, फलाना बड़ा मुद्दा सरकार ने कर दिया। तो लोगों की उपेक्षाएं कुछ ज़्यादा है आपकी सरकार से, आप लोगों से। तो आम आदमी चाहता है आम जो पुराने मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे 70 साल के, वो कहीं ना कहीं वो अब पूरा करवाना चाहते हैं।
तो आप लगता है कहीं ना कहीं सक्षम दिखाई नहीं दे रहे, सबके मुद्दे वही हम 10 साल के पीरियड में पूरे कर पाएँ, या फिर आप सक्षम हैं भी जो जटिल मुद्दे थे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, हाव उल्लड़ कर रहे हैं, तो उनके सबके मुद्दे आप कर पाएंगे आने वाले अभी 2 साल बचे हुए? ऐसा है कि पूरे देश और दुनिया की निगाह टेकी हुई है जनता की, और जो फैसले मोदी जी ने लिए, चाहे वो इंटरनेशनल थे या नेशनल के थे, वो ऐतिहासिक फैसले थे। और फैसला लेने वाला चाहे कोई हो, फैसला लेने वाला ही महान होता है। फैसले लेने वाले की कदर लोग करते हैं। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी की जो पिछले 8 साल से सरकार चल रही है, कई फैसले माने मनोहर लाल जी स्टेट में लीग स्टेट के लिए, मोदी जी ने तो और भी नेशनल इंटरनेशनल बड़े फैसले इन्होंने लिए, चाहे जीएसटी थी, चाहे नोटबंदी था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, या धारा 370 थी, या चाइना बॉर्डर की बात थी, या पाकिस्तान बॉर्डर की बात थी। अपनी तरफ से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए। आज उसी का परिणाम है, लोग आके उनके प्रति जो प्यार जो जनता का उमड़ रहा है, दोबारा बनाया है, और तीसरी बार भी लोग मन बना रहे हैं कि भी बीजेपी ने आना चाहिए। तो वो सब सौदा उस फैसले से और कर्म के कारण ही होता है। तो मैं नहीं समझता कि जो मुद्दे पेंडिंग हैं वो 100% उस समस्या का समाधान होगा। खासकर हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी, मैं देखता हूँ कि हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या, ये काफ़ी पुरानी है वैसे तो, भ्रष्टाचार बढ़ता चलेगा, लेकिन एकमात्र मैं कह सकता हूँ कि अपनी तरफ से माननीय मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करा रोकने की। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% उन्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन अपनी तरफ से साफ नीति से प्रयास करा, जहाँ भी मौका मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये इस समस्या को रोकने के लिए मनोहर लाल जी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार के आने वाले टाइम में जो भी मुद्दे हैं, जो भी सिस्टम है, 2 साल के अंदर बहुत कुछ दिशा परिवर्तन होगा हरियाणा का। एक विकट समस्या हरियाणा की नहीं, आपकी दादरी की भी है, पूरे हरियाणा की बनी हुई है, गिरदावरी को लेके। आप कह देते हैं बहुत जल्दी गिरदावरी होगी, बहुत जल्दी गिरदावरी होगी, कई लोगों ने फसलें अपनी बा दी गई, अब तक गिरदावरी हो नहीं पाई है। तो इस मुद्दे पे काफ़ी विकट समस्या, आप भी किसान हैं और हमेशा आप अकेले चलते हैं, लाव लक्सर नहीं रखते, किसानों के खेतों में जाते हैं, वहाँ जाके चाय पानी पीते हैं, तो आपको पता है विकट समस्या दादरी की भी कैसी, जहाँ गिरदावरी नहीं हो पाई, कईयों को पैसे नहीं मिले, पैसे आगे तो बैंक वालों ने नहीं दिए, या फिर अभी गिरदावरी की घोषणा सब जगह अपनी की गई थी, कृषि मंत्री बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर कुछ ऐसा है कि सरकार घोषणा कर देती है गिरदावरी होने चाहिए, लेकिन कई बार अधिकारी जो नीचे जो काम करते हैं, पटवारी है, नहरी पटवारी है, दूसरे जो अधिकारी, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नेग्लिजेंसी कर देते हैं, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो गलती उनकी और उसका खामियाजा सरकार भुगतती है। वो कहते उन पे कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार नेग्लिजेंसी बरतता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जहाँ तक गिरदावरी की बात है, माननीय मनोहर लाल जी ने भी कहा था और कृषि मंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्दी, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के जहाँ जहाँ पानी बढ़ता है, जहाँ जहाँ पानी पर फसल खराब होगी उसकी गिरदावरी होगी, और जो भी वाजिब मुआवजा होगा वो सरकार किसानों को देगी। सोमिर जी, एक बात और जान लेते हैं आपसे। हमारे साथ सोमिर सांगवान बने और सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक हैं। आजकल बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ अक्सर दिखाई देते हैं सभाओं में, और 1100 करोड़ का लंबा चौड़ा एक बजट नए ज़िले को मिला है। अगर 1100 करोड़ यहाँ लग पाते हैं तो दादरी कहीं ना कहीं एक चमन बन जाएगा। यहाँ पे एक समस्या है बस अड्डे को लेके भी, क्योंकि बाज़ार के अंदर है और भारी भरकम वाहन होती है बस, और अक्सर सैकड़ों बस आती है जाती है, जाम की स्थिति बनी रहती है। तो इसके बारे में कुछ सोचा है आपने भी? बस अड्डा थोड़ा सा ऐसा है, बहुत जल्दी शहर से बाहर अड्डा शिफ्ट हो जाएगा, और जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। चारों तरफ बढ़िया कनेक्टिविटी होने के कारण अब आने वाले टाइम के अंदर जाम नाम की चीज़ नहीं रहेगी, और जल्दी दादरी बस अड्डा यहाँ से शिफ्ट होगा। तो आप विधायक बन के ज़्यादा खुश हैं, सांगवान खाप के प्रधान बन के ज़्यादा खुश हैं आप? ऐसा है, चाहे विधायक बनना हो चाहे खाप का प्रधान हो, मकसद एक ही है, टारगेट एक है, जनता की सेवा। राजनीति जो खापों की पंचायतें हैं
प्रधान हैं, उसका काम 100% समाज सेवा, जुल्म के खिलाफ, समाजी बुराई को रोकना। वही राजनीति का मकसद भी तो सेवा, त्याग और तपस्या का नाम तो राजनीति है। धन दौलत इकट्ठी करना कोई बोझ मस्ती मारने साधन नहीं है राजनीति। मैं खाप प्रधान और राजनीति में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता, क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है ना, सेवा करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना। तो मुझे तो कोई अंतर नज़र आता नहीं, मैं तो कोई ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा मुझे काम करने में या इसमें किसी प्रकार का फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता। संगवान साहब, एक बात और कर लेते हैं। अगर पंजाब की तरह विधायकों की पेंशन बंद की गई है, सबसे पहले अगर आपका नंबर आए और कहे सोमेश सांगवान से ही शुरुआत किए करते हैं पेंशन विधायक की बंद करने की, तो क्या स्वेच्छा से सबसे पहले आप कहेंगे, लिख के देंगे, हाँ मेरी पेंशन बंद कर दीजिए? ऐसा है कि ये जो मुद्दा बना रखा है लोगों ने, भाई विधायक, MP, MLA पेंशन लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हैं, इतनी पेंशन या जो तनख्वाह मिलती है, इससे फालतू तो महीने में कन्यादान चला जाता है। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता के बीच में जाएंगे तो सुख दुख में होगा, उसमें साझा भी होना करना पड़ेगा, और कहीं गरीब की बेटी कन्यादान भी डालना पड़ेगा। तो उससे मैं नहीं समझता इस पेंशन से तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। वो आत्मसंतुष्टि के लिए, जनता की सेवा के लिए करना भी चाहिए। मैं नहीं समझता इस प्रकार की कोई बात जो है क्या माना रखती है। हाँ, ये ठीक है, पंजाब में भी तो जो उन्होंने कहा कि भाई एक पेंशन तो मिलेगी, तो पंजाब में पेंशन बंद थोड़ी करी है, उन्होंने ये कहा है। तो एक जो तनख्वाह मिलती है, पेंशन जो मिलती है, अगर आप ईमानदारी से चाहें तो लोगों के सेवा में तो लगनी है, उससे कोई दौलत तो इकट्ठी होनी नहीं। तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा मुद्दा है ये पेंशन वाला। ये एक मुद्दा और भी लेके आते हैं हम। अपनी सरकार ने चलाई थी बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, कॉलेज स्कूलों के लिए पीली बस, कुछ ऐसा गुलाबी बसें, लेकिन वो अब तक के ना तो नैना चौटाला के बयान आया था हम चला रहे हैं, वो गुलाबी बसें कहीं देखने को नहीं मिली। ना आपकी दादरी में कन्याओं के लिए विशेष मुहिम चलाई थी, लेकिन कई शहरों में गुलाबी बसें चल भी रही हैं, लेकिन यहाँ क्या वजह हुई, क्यों नहीं चल पा रही? ऐसा है मुन्ना लाल जी, वैसे तो अगर आप पूछते हो तो हरियाणा रोडवेज में बसें फ़िलहाल कम है। नई बसें अभी परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि हम नई 1000 बसें और खरीद रहे हैं। तो जो व्यवस्था, अगर आप गुलाबी बस या पीली बस जैसी बस देना चाहते हैं, वो व्यवस्था तो होनी चाहिए। अभी वो व्यवस्था बनी नहीं है। अभी मैं भी जल्दी, अगर सारे सुविधा कर रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं परिवहन मंत्री से मिलकर दादरी की अपनी समस्या को उठाऊंगा और इस समस्या का समाधान कराऊंगा। तो हमारे साथ सोमेश सांगवान खास बातचीत में बने हुए थे। अगर आपके भी कोई पर्सन है, कोई मन में चल रहा है, तो अपना फ़ोन उठाइए और लिख डालिए। नेक्स्ट जब बातचीत होगी तो आपका पर्सन भी हम प्रमुखता से पूछेंगे विधायक जी से। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमसे बातचीत के अपना कीमती समय। धन्यवाद, थैंक यू। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।